हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर शिक्षक बनना आपका सपना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को बेसिक लेवल से हाई लेवल तक डिस्कस कर रहे हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में सीडीपी से क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। चाहे आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी टेट की, सी टेट की, किसी भी स्टेट के टेट की, सुपर टेट की, केवीएस, किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हर एग्जाम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। ये जो टाइम है इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। ये मेहनत आपके सपने को पूरा करेगी। तो जैसे आपको पता है कि मनोविज्ञान की जो क्लास चल रहे थे, इसमें हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या होता है, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में किसने बनाया। उसके बाद फिर हमने पढ़ा वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, विकास की अवधारणा क्या होती है, विकास के आयाम क्या होते हैं, कौशल क्या होते हैं, गत्यात्मक कौशल क्या होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है, फाइन मोटर स्किल क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमने इसके प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और जाके वीडियो को देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम और विकास का संबंध कैसा होता है। इसके साथ साथ विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। गर्भावस्था के बारे में इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हो जाइए मेहनत करने के लिए तैयार। कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की एक एक बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके हम दिखलाएंगे। हर हाल में आपको मेहनत करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अधिगम व विकास में संबंध कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए अधिगम क्या होता है। अधिगम का सरल शब्दों में तात्पर्य होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। जो भी आप सीखते हैं उससे कहीं ना कहीं तो आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है। आप कोई भी नया कौशल सीखते हैं, जैसे आप टाइपिंग सीख रहे हैं, आपने फ़ोन चलाना सीखा होगा, आपने पढ़ना सीखा होगा, आपने सीडीपी को तैयार किया होगा, आपने अपने सब्जेक्ट तैयार किए होंगे। तो जो सीख रहे हैं उससे आपका डेवलपमेंट तो हो रहा होगा ना। तो अधिगम करते हैं तो हमारा उससे क्या होता है, विकास भी होता है। तो अधिगम और विकास में रिलेशन तो है, लेकिन ये रिलेशन कैसा है यही हम जानते हैं। जब कुछ भी सीखते हैं तो उससे हम क्या होता है, एक हमारा कौशल का विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। तो अधिगम व विकास एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अंतर संबंधित कैसे होते हैं, देखिए समझते हैं। जैसे क्या होता है, आपको एक चीज़ आती है तो आपने उसको सीखा, तो उससे क्या हुआ, आप रिलेट कर पाए ना कि आपको टाइपिंग आती है तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है ना। इसलिए अधिगम व विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित तथा एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट कई एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस पॉइंट को याद ही रखना है। और जैसे क्या होता है, विकास के जो पक्ष होते हैं, विकास के सभी पक्ष आपस में अंतर संबंधित होते हैं। ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पूछेगा विकास के पक्ष कैसे होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, क्योंकि हर पक्ष का दूसरे पक्ष पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास का मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास का भाषाई विकास पर प्रभाव पड़ता है, भाषाई विकास का आपका सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक विकास का आपके भावात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। क्लियर? तो आप समझ गए अधिगम व विकास में कैसा संबंध होता है। अधिगम व विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित है तथा एक दूसरे पर निर्भर है। क्लियर? कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सुपर टेट की, यूपी टेट की, सी टेट की सारी क्लासेस चल रही हैं। और ये क्लासेस आप देखते रहिए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत आपको मौका दे रही है कि अपनी कलम से अपनी किस्मत को लिख सकें। जैसे क्या होता है, एक चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, उसके विकास में सर्वाधिक योगदान किसको होता है? वातावरण का कि वंशानुक्रम का? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सर्वाधिक योगदान वातावरण का होता है कि वंशानुक्रम का? बिल्कुल सही। ना ही हम ऐसा कर सकते हैं कि वातावरण का योगदान होता है, ना ही वंशानुक्रम का। दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितनी भूमिका उसके वातावरण की होती है उतनी ही भूमिका वंशानुक्रम की होती है। तो किसी एक को ऐसे नहीं कह सकते कि वंशानुक्रम की ज़्यादा भूमिका होती है या वातावरण की। एक बच्चे के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे बच्चा छोटा होता है, उसके पेरेंट्स मान लीजिए बहुत ही प्रखर बुद्धि है, ठीक है, प्रतिभाशाली है पेरेंट्स, उस बच्चे को भी वो क्वालिटी अपने जीन के माध्यम से वो गुण मिले अपने माता पिता से। लेकिन अब उस बच्चे को एक ऐसे माहौल में रख दिया गया जहाँ पे क्या हो रहा है, उसके डेवलपमेंट के कोई साधन नहीं है, उसको उचित पोषण ही नहीं मिल पा रहा है। आपने पढ़ा था ना कि पोषण क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है। उसको पोषण नहीं मिल पा रहा है, उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही, उसको ऐसा वातावरण नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे उसके उन गुणों का विकास हो। तो क्या उन गुणों का विकास होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसे ऐसा वातावरण मिलना चाहिए था। विद्यालय जाके विद्यालय में सीख सके, या घर में ऐसा माहौल हो जहाँ पे सीख सके। इसलिए क्या होता है, एक बच्चे के विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर? ओके। अब चलिए हम अवस्थाएं पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने गर्भावस्था पढ़ा था। काल कितना होता है? तो गर्भावस्था का समय काल होता है 9 माह 10 दिन। या कई बार एग्जाम में क्या होता है, 10 दिन ऑप्शन में क्या दे देते हैं, 280 दिन। तो फिर ये टिक कर सकते हैं, या तो 9 माह 10 दिन या फिर 280 दिन। ये आपकी गर्भावस्था का समय काल होता है। एक छोटी सी कोशिका से लेकर एक भ्रूण बनने तक की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया क्या होती है, गर्भावस्था। उसके बाद होती है आपकी सहसावस्था। सहसावस्था कब से कब तक होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सहसावस्था आपके जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में जो बालक और बालिका होती है उसे क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिशु। अब जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो उससे क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। और सहसावस्था में बालक हो या बालिका, दोनों को क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और सहसावस्था कब से कब तक होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वही अवस्था आपकी सहसावस्था होती है। अब सहसावस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सहसावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। आप ये चीज़ें मैं जो समझा रही हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे आपने अपने घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपके आसपास बुआ के, दीदी के, किसी के भी छोटे बच्चे होंगे, ठीक है। आप अगर उसे देखिए, ये समझते हैं बच्चे क्या होते हैं, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तब आपने देखा हो, अब उसके कुछ दिन बाद अब बच्चे को 1-1.5 साल बाद देखिए तो आप कहेंगे अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि सहसावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। यही शारीरिक विकास बाल्यावस्था में जाकर क्या हो जाता है, मंद पड़ जाता है। उसके पश्चात पुनः किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होगा। तो सहसावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है? तीव्रता से होता है। इसके अलावा सहसावस्था में जो शिशु होते हैं बबलिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। बबलिंग का तात्पर्य क्या होता है? छोटे छोटे शब्द बोलना। जैसे आपने उसे सिखाया मम्मा, पापा, तो हो सकता है मम्मा ना बोल पाए, माँ सीख गया तो सिर्फ माँ माँ ही बोलता रहेगा, पापा को सीख गया तो सिर्फ पापा पापा बोलता रहेगा, या पानी को कई बार बच्चे मम बोलते हैं। तो छोटे छोटे शब्द होते हैं उनकी बबलिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। बबलिंग मीन क्या होता है? बलबलाना। वही शब्दों को बार बार दोहराता रहता है। कब? सहसावस्था में बालक। इसके बाद क्या करता है, जैसे सहसावस्था के थोड़ा सा और टाइम होता है, जैसे बच्चे 1.5 वर्ष 18 माह से अधिक का हो, वो छोटे छोटे शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है। आपके आसपास की जो चीज़ें होती हैं आप उससे बताते रहते हैं,
बेटा ये दूध की बॉटल है, तो हो सकता है कई बार वो बोले दूध, मम्मा, और छोटे छोटे शब्द होते हैं जो सुनता रहता है या जो आप उसे सिखाते रहते हैं, बच्चा क्या करता है, बोलना प्रारंभ कर देता है। और सहसावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। अतार्किक चिंतन का तात्पर्य क्या होता है, बच्चा इलॉजिकल चिंतन करता है। बच्चा जो सोचता है कोई भी उसका लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होती है, मूर्त चिंतन। बच्चे के सामने जो चीज़ें, बच्चा सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। जैसे बच्चे की दूध की बोतल गिर गई तो बच्चा सोचता है कि मेरी दूध की बोतल खो गई, लगता है उसके टेंशन करने लगता है कि मेरी बोतल कहाँ गई, ये मम्मी नहीं दिख रही होती। तो कई बार बच्चा रोने लगता है ना कि मेरी मम्मी कहाँ गई। क्यों, इस अवस्था में बच्चे क्या करता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। उसके अंदर लॉजिक नहीं होता कि मम्मी इधर उधर ही होंगी। ये सारी किसमें होती है, सहसावस्था में। ये विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इन सबको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार करते जाइएगा। इसके अलावा बहुत जल्द आप सबकी सुपर टेट की हिस्ट्री क्लासेस तो चल ही रही, साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं और ईवीएस की क्लास आपको पता है चल ही रही है। अपन सारी क्लासेस को देखते जाइएगा, नोट्स बनाइए और रेगुलर वे पे रिविजन करते रहिए। अब सहसावस्था में बच्चा क्या करता है, अपने परिवारजनों को पहचानने लगता है। उसके घर के जो फैमिली मेम्बर होते हैं, मम्मी पापा, दादी दादा, बुआ चाची, जो उसके फैमिली में होते हैं, जो उसके घर में रहते हैं, उनको पहचानने लगता है। जब कोई दूसरा लेता है तो कई बार बच्चा उनकी गोद में नहीं चाहता। जैसा आप देखते हैं ना, कई बार दूसरे लोग आते हैं या कोई गेस्ट आता है तो छोटे बच्चे को लेने की कोशिश करता है, तो बच्चा नहीं जानता, तो नहीं जानते तो बच्चे उनके पास जाता भी नहीं है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, अपने परिवारजनों को पहचानने लगते हैं। दूसरे क्या होते हैं, पर निर्भरता की भावना होती है। सहसावस्था में जो बच्चा होता है क्या होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। हर चीज़ के लिए अपनी मम्मा पे डिपेंड होता है ना, भूख लगने पे रोता है क्योंकि उससे भूख लगी होती है, और भी काम होते हैं, नहाना धोना, जो भी काम होते हैं। इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, अपनी माँ पर डिपेंड होता है। तो सहसावस्था में क्या होती है, पर निर्भरता की भावना होती है। और सहसावस्था में क्या होती है, स्व प्रेम की भावना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्व प्रेम की भावना क्या होती है, बच्चा सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करता है। वो सोचता है कि सारी चीज़ों का केंद्र उनसे रखा जाए, कि सबसे ज़्यादा मम्मा हमें ध्यान रखे, मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखे। इसी स्व प्रेम की भावना को फ्रायड ने नर्सिज्म कहा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, नर्सिज्म किसने बोला था या किससे बोला था। नर्सिज्म का तात्पर्य क्या होते हैं, स्व प्रेम। स्व प्रेम की भावना किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है, सहसावस्था में। जैसे जो बच्चा बहुत छोटा होता है, अपने टॉय भी किसी को नहीं देगा, उसके पास जो सामान होगा वो किसी को नहीं देगा। या कई बार क्या होता है, जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है, उसकी मम्मी किसी और बच्चे को गोद ले लेती है, तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है। क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर होती है स्व प्रेम की भावना। और स्व प्रेम की भावना के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, फ्रायड ने। फ्रायड ने इसे क्या बोला, नर्सिज्म। क्लियर हो क्या? कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा सहसावस्था में जिज्ञासा की भावना पाई जाती है। जिज्ञासा की भावना पाई जाती है, लेकिन क्या क्या प्रश्न पूछता है। जैसे बच्चा पूछेगा ये पंखा दिखेगा तो बोलेगा मम्मा ये क्या है, चिड़िया दिखेगा तो बोलेगा मम्मा ये क्या है। अभी बच्चा सिर्फ क्या पूछता है, क्या के प्रश्न पूछता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी, बच्चा फिर क्या पूछेगा, क्या के साथ साथ क्यों के प्रश्न पूछेगा। वो पूछेगा मम्मा पंखा चलता क्यों है। अभी क्या पूछेगा, सहसावस्था में बच्चा कोई भी चीज़ देखेगा, मम्मा ये क्या है। अब जब उसे पता चल जाएगा पंखा है, तो पंखा को चलता दिखेगा तो पूछेगा मम्मा पंखा क्यों चलता है। ये कब पूछता है, बाल्यावस्था में। ये दोनों पॉइंट में कंफ्यूजन मत रखिएगा। क्लियर हो गया? अगर आपको सहसावस्था से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट अवस्था पढ़ते हैं, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। बाल्यावस्था, इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय की आयु। क्योंकि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अब विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, तो इसे स्कूल एज भी कहते हैं। क्लियर? और शारीरिक विकास क्या हो जाता है, सहसावस्था की अपेक्षा में कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपने किसी बच्चे को जन्म के समय देखा, उसके बाद कम से कम 1 साल बाद देखिए, तो आप देखेंगे अरे ये बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया।
क्यों? क्योंकि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते शारीरिक विकास क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। बाल्यावस्था में क्या होता है? आपका मानसिक विकास तीव्रता से होता है। इसके साथ साथ आपका भाषाई विकास तीव्रता से होता है। जो बच्चों का क्या होता है? भाषाई विकास वो तीव्रता से होता है। वो शब्दों को बहुत जल्दी सीखता है। जैसे शैशवावस्था में छोटे छोटे शब्द बोल पाता था, अब वो बड़े बड़े वाक्य बता लेता है। जैसे अब आप बच्चों से बात करोगे, देखेंगे बच्चा कितना ज़्यादा बातचीत करता है। बच्चों को क्या होती है? स्मृति भी बहुत तेज रहती है। जैसे कभी आप किसी वजह से बच्चों से बोल दीजिए मैं चाय नहीं पीता, या मैं दूध नहीं पीती, या कोई भी ऐसी चीज़ बोल दीजिए मैं ऐसा नहीं करता। अगर आपको कभी उसने ऐसा करते हुए देखा तो तुरंत आपसे बोलेगा, आप तो बोल रहे थे कि आप चाय नहीं पीते, आप तो चाय पी रहे हो। आपने खुद देखा होगा आपके आसपास के जो बच्चे होते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं? आप बच्चों से समझिए, उनके व्यवहार का निरीक्षण करिए, अवलोकन करिए, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। या कई बार क्या होता है, जैसे आप बच्चे से आप कुछ काम कर रहे हैं, छोटा बच्चा है, आप बोलेगा ये बता दो ये बता दो, आप बोले नहीं मुझे नहीं पता, तो कई बार आपको सामने से बोलेगा अरे आपको तो कुछ नहीं आता, क्योंकि उसकी स्मृति बहुत तेज होती है। इसके अलावा क्या होता है? मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। अभी बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ मूर्त चिंतन ही करते हैं, जो चीज़ें उसके सामने उसके बारे में चिंतन करता है। इस अवस्था में बच्चों को ये चिंतन नहीं हो कि उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसका कैरियर कैसे बनाना है, उसकी जॉब कैसे लगेगी, ये सारी टेंशन नहीं होती। बच्चे को क्या टेंशन होती है? स्कूल जाता है तो सोचता है ऐसा तो नहीं कोई मेरे टॉय ले लेगा। जैसे बच्चा स्कूल जा रहा हो, उसी टाइम पे उसके घर में कोई दूसरे गेस्ट बच्चे आए हों जो उसके टॉय लेके खेलने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तब भी उसे टेंशन बनी रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो बच्चा मेरे टॉय ले लेगा। तो कई बार वो बच्चे छुपा के ले जाते हैं, या आपने अगर ट्रेनिंग वगैरह किया होगा तो कई बार बच्चे बहुत सारे टॉय अपने बैग में लेके आ जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कभी आपने समझने का प्रयास किया? क्योंकि बच्चों में क्या होता है? चिंतन करते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं वो मेरे टॉय ना ले ले, कहीं मेरा चीज़ें तोड़ ना दे। ये सारी चीज़ें टेंशन होती है, उन्हें भी टेंशन होती है, लेकिन कैसे टेंशन होती है? मूर्त चिंतन, जो चीज़ें उनके सामने होती हैं कि कोई मेरे टॉय ना ले ले, कोई मेरी चॉकलेट ना ले ले, कोई मेरा सामान ना ले ले। उन्हें ऐसा कोई चिंतन नहीं होता कि मेरा कैरियर क्या होगा, कल मैं अपना फ्यूचर कैसे बनाऊंगा, कल लाइफ में क्या करूंगा। अभी ये सारी टेंशन उन्हें नहीं होती। क्लियर? अगला क्या होता है? आप जिज्ञासा में क्यों कैसे के प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, जब शैशवावस्था में होता है तो पंखा को देखेगा तो पूछेगा ये क्या है मम्मा। उसके बाद जब पता चला पंखा है, अब धीरे से उसका विकास हो कि मम्मा पंखा तो है लेकिन ये चल क्यों रहा है। जब आप स्विच ऑन कर देती हैं तो चलने लगता है, जब ये बंद कर देती हैं तो बंद हो जाता है। मम्मा चल क्यों रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। मम्मा चिड़िया उड़ती क्यों है, मम्मा कुत्ता ऐसे क्यों बोलता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि मम्मा ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि बच्चे के अंदर होती जिज्ञासा, वो सब कुछ जानना चाहते हैं। इसी जिज्ञासा के कारण आपको जो ईवीएस पढ़ाई जाती है, आपको पता है ना, ईवीएस में क्या होता है? साइंस, एसएसटी और पर्यावरण तीनों का समावेश किया गया कि आसपास की जो भी घटनाएं होती हैं बच्चे जिज्ञासा के कारण जानना चाहते हैं। बारिश होगी तो बच्चे जानना चाहते हैं कि बारिश कैसे होती है, बादल में क्या पानी होता है, पेड़ कैसे सांस लेते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता होगा प्राइमरी में बच्चे पूछते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है? जिज्ञासा के गुण पाए जाते हैं। क्लियर हो क्या? अब दूसरी एक विशेषता क्या होती है? अपने समलिंगी समूह में रहना पसंद करते हैं। अब समलिंगी समूह का तात्पर्य क्या होता है? गर्ल्स का अपना गर्ल्स ग्रुप होता है। अभी उन्हें क्या होता है? गर्ल्स को अपने गर्ल्स ग्रुप पे ही इंटरेस्ट आता है, और बॉयज़ को क्या होता है? अपने ही ग्रुप में इंटरेस्ट आता है। ये विशेषता क्या होती है? बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में विशेषता बदल जाती है। किशोरावस्था में अब क्या होता है? अब उन्हें विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। गर्ल्स को बॉयज के साथ रहना अच्छा लगने लगता है, बॉयज को गर्ल्स के साथ। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है? गर्ल्स का अपना ग्रुप होता है, गर्ल्स अपने गर्ल्स के साथ रहना पसंद करती है, बॉयज बॉयज के साथ। किस अवस्था में बच्चे समलिंगी समूह में रहना पसंद करते हैं? बाल्यावस्था में। क्लियर हो गया? अब दूसरा क्या होती है? आत्मनिर्भरता की भावना। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया होता है तो उसके अंदर क्या होती है? आत्मनिर्भरता की भावना होती है। अब वो अपने छोटे छोटे काम स्वयं कर पाता है,
अपना होमवर्क कर लेता है, खुद से नहा लेता है, ड्रेस पहन लेता है, बहुत सारे काम करने लगता है। तो उसके अंदर क्या होती है, अब आत्मनिर्भरता की भावना आती है। उससे लगता है मैं तो सारे काम कर लूँगा। तो ये सब किस में होता है, बाल्यावस्था में। आपको समझ में आ गया बाल्यावस्था? ये विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एज पर सीटेट के रिजल्ट में अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो आप देखेंगे कितने अच्छे पॉइंट मैंने बताए थे वही एग्जाम में फंसे हैं। ऑफलाइन में मैंने बहुत सारे बच्चों ने बताया कि मैम सेम क्वेश्चन आए, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके कि प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे, इन सब चीज़ों का एनालिसिस करके मैं पीडीएफ बनाती हूँ। आपको क्या करना है, सारे पॉइंट के नोट्स बनाने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करके जो फीडबैक देते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप सबको तो पता ही है किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। अच्छा ये बताइए स्किनर ने मोटिवेशन के बारे में क्या बोला था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। स्किनर ने बोला था मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। किसने बोला था, किसने बोला था, स्किनर ने, बिल्कुल सही। अब हम पढ़ते हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था कब से कब तक होती है, तो 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में दो कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका स्टैनली हॉल का, इससे इन्होंने क्या बोला था, किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा था। एडल्सन, एडल्सन किनकी बुक थी, स्टैनली हॉल की बुक थी। इसी बुक में इन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा था। इसके बाद आपकी की पैट्रिक थे। की पैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा था। किसने कहा था, की पैट्रिक ने। और जो किशोरावस्था है लैटिन भाषा के एडल्सन से मिलकर बना है। एडल्सन का तात्पर्य क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, बाल्यावस्था से क्रॉस करता है, तो बच्चा भी परिपक्व नहीं होता है, वो परिपक्व होने की कोशिश करता है। लेकिन इस अवस्था में बच्चे को खुद को समझने लगते हैं कि बहुत बड़े हो गए, अब सारे डिसीजन ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। किशोरावस्था को हम समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब समस्यात्मक अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को क्या लगने लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मैं सारी चीज़ें कर पाऊंगा। और सारी चीज़ें करने पे वो चाहते कि कोई रोक टोक ना हो। पेरेंट्स उन्हें जो समझाते हैं जो उनके अच्छे के लिए, वो भी उन्हें क्या लगता है, रोक टोक लगता है। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स मेरा बुरा चाह रहे हैं, जबकि पेरेंट्स हमारे हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपका बुरा सोच सकता है, लेकिन आपके पेरेंट्स और टीचर ये दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कभी भी आपका बुरा सोच ही नहीं सकते हैं। वो हमेशा चाहेंगे कि आप उनसे ज़्यादा आगे बढ़ें, आप खूब कामयाब हों। लेकिन इस अवस्था में बच्चों को क्या लगता है, उनके पेरेंट्स जो उन्हें रोक टोक करते हैं, जो उन्हें मना करते हैं चीज़ों का, क्योंकि उन्हें अपना एक्सपीरियंस होता है। उनके बड़े भाई बहन जो मना करते हैं उन्हें एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप छोटे भाई बहनों को बहुत सारी चीज़ों के लिए मना करते होंगे, तो उन्हें लगता होगा ना दीदी भैया तो ऐसे डरते रहते हैं, ये लोग तो हमें रोकते टोकते रहते हैं, डांटते ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि इस अवस्था में बहुत चीज़ों की समस्या होती है। वो भी ऐसे हार्मोन्स का स्राव हो रहा, तो वो भी ऐसी अवस्था से गुजर रहे होते, खुद नहीं समझ पाते हैं। हम सबके साथ भी ये सारी अवस्थाओं से गुजरे, हम सबको भी लगा होगा इस तरह से। इसलिए किशोरावस्था को समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसके अलावा किशोरावस्था को संधिकाल की अवस्था कहते हैं। संधिकाल की अवस्था क्यों कहते हैं, बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों के मध्य में एक संधि हो रही होती है, क्योंकि बच्चे बाल्यावस्था की किशोरावस्था की ओर जा रहे होते हैं। बच्चे कुछ बड़े हो रहे होते हैं, लेकिन बच्चे अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। उन्हें लगता है अब मैं सारे डिसीजन ले सकता हूँ। तीव्र परिवर्तन का काल कहते हैं। अब किशोरावस्था में क्या होता है, आपका शारीरिक विकास भी बहुत तीव्रता से होता है। शारीरिक विकास में जैसे क्या होता है, लड़कियों के अंदर कुछ लैंगिक गुणों का विकास होने लगता है। लड़कों के अंदर क्या होता है, पुरुषों के लैंगिक गुणों का विकास होता है। जैसे लड़कियों में क्या होता है,
अलग अलग लैंगिक गुणों का विकास होता है। उनकी आवाज़ पतली होती है, कंधे पतले हो जाते हैं। लड़कों में क्या होता है, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का मोटी हो जाना, कंधों का चौड़ा हो जाना, ये सब क्या होते हैं, गुणों का धीरे धीरे विकास होता है। कब होता है, किशोरावस्था में। इसके अलावा क्या होता है, अब ये समूह को महत्व देते हैं, इन्हें अपने ग्रुप में रहना पसंद होता है। पेरेंट्स की, बड़े भाई बहन की, इन सब की रोका टोकी पसंद नहीं आती। इन्हें लगता है जो हमारा फ्रेंड सर्कल है वही है, वैसा ही करना चाहते हैं। और विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। अब इसमें क्या होता है, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण हो रहा होता है, गर्ल्स का बॉयज के प्रति, बॉयज का गर्ल्स के प्रति। जबकि आपने देखा था बाल्यावस्था में क्या होता है, समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है। समलिंगी समूह में रहना पसंद करते हैं, गर्ल्स गर्ल्स के साथ रहना अच्छा लगता है, बॉयज को बॉयज के साथ। लेकिन किशोरावस्था में आते आते क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यहाँ पे विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होने लगता है। क्लियर। इसके अलावा स्थिरता तथा समायोजन का अभाव होते हैं। इस समय क्या होता है, स्थिरता भी नहीं होती और समायोजन भी। बच्चा किसी भी कंडीशन में एडजस्ट नहीं करना चाहता है। स्थिरता कैसे हो, बच्चे की कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती। कभी जैसे बच्चा बोलेगा नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है, कभी वो बोलेगा नहीं मुझे पुलिस बनना है, कभी लॉयर बनना है। कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे कभी वो मूवी देखा, कभी कुछ रियल में देखा, जिससे इंस्पायर हो गए। जैसे कभी उनके यहाँ पे कोई एसडीएम आ गया, उनके कॉलेज की कल्चरल प्रोग्राम में, उन्होंने देखा कि अरे एसडीएम डीएम की तो बहुत रिस्पेक्ट होती है, लोग उनके आगे पीछे दौड़ते हैं। तो अगले दिन बोले नहीं मुझे तो डीएम ही बनना है। कल किसी मूवी में देख लिया कि नहीं डॉक्टर के पास तो बहुत पावर होती है, डॉक्टर तो किसी को जीवन दान दे सकता है, तो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। कभी किसी लॉयर के बारे में देख लिया कि नहीं लॉयर देखो ऐसे केस लड़ता है, तो बोलेंगे नहीं मुझे लॉयर बनना है। कभी पॉलिटिशियन बनना है, मतलब स्थिरता नहीं होती है। कभी कुछ फेवरेट फूड होता है, कभी उन्हें नूडल्स खाना पसंद है, तो कभी उन्हें चाइनीज़ खाना अच्छा लगता है, कहेंगे नहीं चाइनीज़ मेरा फेवरेट है। क्यों, क्योंकि इस अवस्था में नहीं होती है उनमें स्थिरता, और होता है उनमें क्या, समायोजन का अभाव। वो एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं चीज़ों में। जैसे किसी चीज़ के लिए आप बच्चे मान लो कोचिंग जाते हैं, एक दिन आप उनसे स्कूटी ले लीजिए या लड़कों से बाइक ले लीजिए, आप उनसे बोले पैदल चले जाओ, तो बोलेंगे नहीं मैं पैदल क्यों जाऊँगा। वो तुरंत गुस्सा करने लगेंगे, क्योंकि नहीं होता है उनके अंदर एडजस्टमेंट का भाव। उन्हें लगता है नहीं मेरे फ्रेंड सर्कल में क्या सोचेंगे, मैं तो पैदल आया हूँ। उस क्यों, क्योंकि उनके अंदर स्थिरता और समायोजन का भाव नहीं होता। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, बच्चे फ्रीडम पर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इस अवस्था में माँ बाप की, भाई बहन की टोका टाकी उन्हें पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है सब मेरे विरोध में है, जबकि वो जो समझा रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंस से। और विद्रोह की भावना, उनके अंदर विद्रोह की भावना होती है, वो माँ बाप से भी झगड़ने लगते हैं, भाई बहन से झगड़ने लगते हैं। ठीक है, ये सारी विशेषताएं क्या होती हैं आपकी किशोरावस्था की। तो आज आपने किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था के बारे में डिस्कस किया। आज से आपका विकास की अवधारणा के जो टॉपिक थे कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, रेगुलर रूप पे रिवीजन कीजिए। और अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।